डॉक्टर यशपाल सिंह, सर स्टार्ट कीजिए विद द परमिशन ऑफ चेयर। डॉक्टर यशपाल सिंह। आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में मैं यशपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड इंजीनियरिंग की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। इस विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने की सहमति प्रदान करने की अच्छा, सहमति है, आप स्टार्ट करें। धन्यवाद सर। आदरणीय कुलाधिपति जी, प्रति कुलाधिपति जी, कुलपति जी, प्रति कुलपति जी, कुल सचिव जी, प्रति कुलपति, डायरेक्टरगण, विभागाध्यक्ष एवं सभी सम्मानित शिक्षकगण, छात्र एवं किसान भाइयों, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि की समस्याएं एवं समाधान आज की परिचर्चा में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से कि जो हमारे समस्त अतिथिगण हैं उन सबका स्वागत करें। डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर यशपाल सिंह जी। कुलाधिपति माननीय श्री राजीव कोठीवाल जी, कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे जी, प्रति कुलपति, कुल सचिव, समस्त विभागों के निदेशकगण, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण एवं सभी प्रतिभागी, मुख्य वक्ता, मैं सभी का इस आज की एक्सपर्ट टॉक में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज 23 दिसंबर को किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी पूर्ण व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के धनी थे। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म सन 1902 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के नूरपुर ग्राम में हुआ था। वह एक महान नेता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्म हुआ था। उन्होंने अपना स्नातक 23 एवं स्नातक सन 19 किया। उन्होंने किसानों के हित में कार्य करते हुए 31 मार्च 1938 को कृषि उत्पादन बाजार विधेयक पेश किया। यह विधेयक किसानों के हित में था। यह विधेयक सर्वप्रथम 1940 में पंजाब प्रांत द्वारा अपनाया गया। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह जी ने 1952 में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बने एवं किसानों के हित में कार्य करते रहे। इन्होंने 1952 में जमींदारी उन्मूलन विधेयक भी पारित कराया। चौधरी चरण सिंह जी 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा की तरह थे। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए ताउम्र कार्य करते रहे। भारत की भूमि हमेशा से कृषि प्रधान रही है। कृषकों के प्रति उनके प्रेम को सम्मान मिला। इनका जीवन सादगीपूर्ण एवं सिद्धांतवादी रहा। आजादी के बाद चरण सिंह जी ही ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों के हित में कार्य किए। मैं चौधरी चरण सिंह जी द्वारा कृषि एवं गांवों के विषय में कही गई एक पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि भारत की खुशहाली का रास्ता गांवों एवं खेतों से होकर गुजरता है, और यह सत्य भी है कि किसान एवं कृषि अगर सही मुकाम पर है तो देश की खुशहाली रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर सभी अतिथियों आगंतुकों परिचर्चा में जुड़े हुए सभी का फिर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर यशपाल जी। धन्यवाद सर।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की परिचर्चा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चौधरी साहब एक सिंपल परिवार से बिलोंग करते थे। चौधरी साहब का जन्म 1902 में हापुड़ में हुआ था। आप भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने और आपका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच रहा। आपकी अपनी साधारण जीवन शैली के रूप में भी आप जाने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। आज हम 23 दिसंबर 2020 को उनकी 119वीं जयंती के रूप में मनाए जा रहे हैं। यूपी में जो जमीन को जोते बोए की जमीन का मौलिक अधिकार है वो चौधरी साहब जी की ही देन है। आपने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा लेकर 1928 में प्राप्त की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। 1 जुलाई 1952 को यूपी में उनकी बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को उनका अधिकार मिला। आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था आपने लेखपाल का पद भी सृजन किया। आप 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और 17 अप्रैल 1968 को आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। साथियों, आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि की समस्या एवं समाधान पर परिचर्चा कर रहे हैं। आज की परिचर्चा में हमारे बीच 2 मुख्य वक्ता उपस्थित हैं, डॉक्टर बबीत कुमार बिहान जी एवं डॉक्टर अलका शर्मा जी। इस परिचर्चा के मुख्य वक्ता के रूप में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि की समस्याएं एवं समाधान विषयों पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद मैं अपने स्कूल की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा खन्ना जी से विनती करता हूं कि आप आज की जो परिचर्चा है उस पे अपने विचार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर ऋचा खन्ना जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम सभी जानते हैं कि सच्चा भारत अपने गांव में बसता है और देश की खुशहाली का रास्ता उसके गांव और खेतों से होकर गुजरता है। यह कथन हमारे भारत के महान किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी का है। चौधरी चरण सिंह जी की दूरदर्शिता एवं किसानों के हितों के लिए संघर्ष हमेशा से अतुलनीय और अविस्मरणीय रहा है। वर्तमान समय में हमने देखा कि कोरोना महामारी ने विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक छिन्न भिन्न किया, परंतु हम सभी जानते हैं कि इस समय पर कृषि क्षेत्र का देश को सबल प्रदान करने में विशेष योगदान रहा। हम सबने देखा कि हमारे शहरों से एक बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या का पलायन ग्रामीण क्षेत्रों की ओर हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख साधन कृषि और उससे आधारित उद्योग है, तो क्यों ना हम ग्रामीण क्षेत्रों में इन आधारभूत उद्योगों को और अच्छे से विकसित करें। इसके हमें 2 लाभ होंगे। पहला तो शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव कम होगा और दूसरा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आएगा। ये सपना था जो हमारे महान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था। प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को इन्हीं को सम्मान देने के लिए किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई ऐसे कार्य करे जो कि किसानों के हितों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। आज ऐसे ही महान नेता को सम्मान देने के लिए और किसानों की दशा को ध्यान में रखते हुए IFTM विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग ने इस परिचर्चा का आयोजन किया है और आज हम बहुत आभारी हैं आज के मुख्य वक्ताओं के, जिन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि की समस्याएं एवं समाधान जैसे विषय को चुना और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। हम आशा करते हैं कि यह परिचर्चा आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आज की हमारी चर्चा में 2 मुख्य वक्ता हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर बबीत कुमार बिहान जी को आमंत्रित करता हूं।
इससे पहले मैं सर के लिए कुछ जो उनकी विशेषता है कुछ उनके बारे में मैं आप लोगों को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। डॉक्टर बबीत कुमार बिहान वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग प्रभारी समाज शास्त्र के पद पर उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय जखोली जनपद रुद्रप्रयाग में कार्यरत हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के एक गांव में हुआ। इनकी शिक्षा विभिन्न स्थानों मथुरा, प्रतापगढ़, सहारनपुर, यमुनानगर व मेरठ से हुई। इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ कैंपस से एमफिल की डिग्री प्रथम स्थान के अंतर्गत प्राप्त की एवं पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। आपने अध्ययन दौरान बिहान जी ने ICSSR की डॉक्टरेट फेलोशिप एवं विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान अनेक अवार्ड व प्रमाण पत्र प्राप्त किए, जिसमें विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र व प्रथम स्थान निबंध प्रतियोगिता कैंपस लेवल पर प्रमुख हैं। इनके लगभग 10 शोध पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित हैं। लगभग 12 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुत किए हैं। साथ ही ओरिएंटेशन कोर्स राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से रिफ्रेशर कोर्स जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से किया है। लगभग 10 वर्षों से उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय हल्द्वानी की कई इकाई स्टडी मटेरियल भी लिखा है तथा प्रशासन में लोकसभा चुनाव में सेक्टर मजिस्ट्रेट की भूमिका भी सफलतापूर्वक निभाई है तथा शासन द्वारा परीक्षा आदि के अंतर्गत पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभाई है। वर्तमान में यह राजकीय महाविद्यालय जखोली जनपद रुद्रप्रयाग में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग प्रभारी समाज शास्त्र के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही यह इग्नू के अगस्त मुनि केंद्र के समाज शास्त्र विभाग के काउंसलर भी हैं। इनका समाज में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर बिहान सर को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस परिचर्चा के लिए दिया है। डॉक्टर साहब, आप इस परिचर्चा में आप अपने विचार रख सकते हैं। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर बबीत कुमार बिहान ऑनलाइन स्पीकर के रूप में उपस्थित सभी सम्मानित विद्वान गण जनगणों को राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर सादर नमस्कार करता हूं और सभी को राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक बधाई भी प्रेषित करता हूं। वह अच्छी कृषि खेती के लिए सतत विकास के साथ शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। मैं आप सभी के समक्ष संक्षिप्त रूप से जो ग्रामीण सामाजिक विकास हुआ है उसकी दशा और एक दिशा पर कुछ विचार अपने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं जो विचार प्रस्तुत करूंगा वे जल प्रबंधन, पर्यावरण, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के संबंध में होंगे और मैं आशा करूंगा कि उन पर सभी लोग कुछ ना कुछ विचार करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत प्रमुखतः एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की जनसंख्या जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का जो है प्रतिशत 68.8% है और बाकी शहरी जनसंख्या है 31.2% रही है। और जब लिटरेसी की बात करते हैं साक्षरता दर की तो वो 73% रही है, जिसमें ग्रामीण साक्षरता 67.8% रही है और शहरी 84.1% के स्तर पर है। तो भारत देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, जो कि अधिकांशतः कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका चलाती है। तो यहाँ यह कहना उचित प्रतीत होता है कि जिस देश की अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हो और कृषि जिनके आजीविका का मुख्य स्रोत हो, वह देश कृषि के समुचित विकास के बिना आर्थिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। परंपरागत
और विकासशील देशों के सामने मुख्य समस्या आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की है। भारत एशिया के उन विकासशील देशों में आता है जो नियोजन और विकास कार्यक्रम के माध्यम से चहुमुखी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण पुनर्निर्माण को प्रधानता दी गई है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार द्वारा किए गए भूमि जोतने वाले, बटाईदारों में खेती करने वाले और भूमि श्रमिकों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न भी किया गया है। कृषि के क्षेत्र में काफी यंत्रीकरण हुआ है। लोग ट्रैक्टर, पंपिंग सेट और आपका अन्य कृषि उपकरणों का प्रयोग भी करने लगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि क्षेत्र में नवीन किस्म के उन्नत बीजों, रासायनिक खादों, नवीन